हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक सर्वे समरी 2016-17। आज हम देखेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? सपोज मेरी कोई एक कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी। मुझे अपना बिजनेस चलाना है। मैंने क्या किया? बैंक से लोन लिया, लेकिन मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं बैंक का लोन चुका नहीं पाया। इसकी वजह से क्या हुआ? मेरी बैलेंस शीट खराब हो गई, और बैंक जिन्होंने मुझे पैसा दिया था उनको उनका पैसा वापस नहीं मिला, इसलिए उनकी बैलेंस शीट पर असर पड़ा। ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। मतलब बैंक की बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट कंपनी की बैलेंस शीट, इन दोनों का स्ट्रेस होना। व्हाट वेंट रॉन्ग? ये ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? मिड 2000s में, मतलब 2005 से 2010 के बीच में इंडिया का ग्रोथ रेट था 8 और 9%, 8 से 9 के बीच में। इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट था, इसलिए कंपनीज ने क्या किया? ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया। कौन से सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या है? मतलब रोड, हाईवेज, पावर प्लांट्स, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया कॉर्पोरेट कंपनीज ने। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया था? उनको लगा और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट और बढ़ेगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम है लोअर रेवेन्यू की। रेवेन्यू लोअर हुआ, मतलब उनका इनकम कम हुआ। क्यों? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उससे क्या हुआ? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया, मंदी आ गई। उससे क्या हुआ? ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ग्रोथ रेट हाफ होने से कंपनीज की ग्रोथ भी कम हो गई और उनका रेवेन्यू कम हो गया। दूसरा रीज़न है हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। मतलब किसी एक कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं। उसने क्या किया? बनाने के लिए रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। रोड बनाने के लिए क्या लगता है? लैंड चाहिए, लेकिन फार्मर लैंड दे नहीं रहे थे। उसकी वजह से प्रोजेक्ट जल्दी शुरू नहीं हुआ। दूसरा रीज़न है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कहती है कि अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाओगे तो उससे पेड़ काटने पड़ेंगे, रिवर पे असर होगा, इससे एनवायरनमेंट में असर होगा। इसलिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री परमिशन नहीं दे रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोजेक्ट जल्दी चालू नहीं हुआ। पहले ही लोन लिया हुआ था बैंक से, तो इसकी टोटल इफेक्ट से प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ गया। तीसरा रीज़न है ग्रेटर फाइनेंशियल कॉस्ट। ग्रेटर फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब आगे लिखा है रुपी डिप्रिसिएशन फ्रॉम 40 to 60। 2012 में क्या था? $1 का भाव था 40 रुपये, लेकिन 2013 में क्या हो गया? $1 का भाव 60 रुपये था। इसका असर कंपनीज पे कैसे पड़ा? कंपनीज जिन्होंने एक्सटर्नल मार्केट से, मतलब फॉरेन से पैसा उठाया था, पहले उन्हें पैसा मिला 40 के भाव से, लेकिन उन्हें लौटाना पड़ा 60 के भाव से। मतलब उन्हें नुकसान हुआ, ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ा। इसे कहते हैं ग्रेटर फाइनेंशियल कॉस्ट। ये तीन चीज़ें, लोअर रेवेन्यू, हायर कॉस्ट और ग्रेटर फाइनेंशियल कॉस्ट, इनकी वजह से क्या हुआ? कंपनी का जो प्रॉफिट था उसका मार्जिन कम हो गया। इसी वजह से वो बैंक को अपना पैसा नहीं लौटा पाए। इसकी वजह से कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट स्ट्रेस हो गई और बैंक्स की भी। इसे ही कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। बट स्टिल इंडिया वॉज अनअफेक्टेड। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था, एनपीए बढ़ रहे थे, फिर भी इंडिया पर इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। इंडिया का ग्रोथ रेट ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया, ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट कंपनीज ने कहाँ की थी? इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब रोड, रेलवे, हाईवे, इस पावर प्लांट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक प्री कंडीशन था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से अच्छी से ग्रोथ हुई और इंडिया अनअफेक्टेड रहा। दूसरा कारण है कॉर्पोरेट्स वेयर गिवन टाइम। कॉर्पोरेट को टाइम क्यों दिया गया? क्योंकि वो लोन पे बैक नहीं कर रहे थे। उन्हें कहा गया कि एक्सटेंडेड टाइम ले लो, ज़्यादा समय में अपना लोन वापस करो। इसकी वजह से कॉर्पोरेट को एक रिलीफ मिल गया और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हुआ था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट भी बंद हो गया। इसका असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ा। पर इंडिया ने क्या किया? टाइम दिया कॉर्पोरेट्स को। इसकी वजह से इंडिया अनअफेक्टेड रहा। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए। पहली स्टेप है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें क्या किया जाता है? अगर कोई कंपनी लोन चुका नहीं रही तो उसका जो असेट है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब उसे एक्सटेंडेड पीरियड दिया जाता है कि अगर 15 साल की लिमिट थी तो आप 20 साल में लोन लौटा दो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम ज़्यादा कर लो। इसे कहते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दूसरी है स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एसडीआर।
इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी लोन नहीं चुका रही उसकी ओनरशिप चेंज कर देते हैं, मतलब वो कंपनी बेच देते हैं और उससे जो पैसा आएगा उससे लोन रिकवर करने की कोशिश की जाती है। तीसरी स्टेप है S4A। S4A का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है सस्टेनेबल। इसमें क्या किया जाता है, पूरी कंपनी को नहीं बेचा जाता, उसका जो सस्टेनेबल पार्ट है, जो पार्ट वर्क कर सकता है उसे वर्क करने दिया जाता है, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे लोन चुकाने की कोशिश की जाती है। तो फिर से देखते हैं ये तीनों स्टेप्स। असेट रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी में लोन रिस्ट्रक्चर किया, एक्सटेंड किया उसका रीपेमेंट का पीरियड। दूसरा है स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें कंपनी बेच दी। और तीसरा है S4A, इसमें क्या किया, सस्टेनेबल पार्ट को वर्क करने की आज़ादी दी गई और उससे लोन रिकवर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सभी RBI स्टेप्स फेल हुई, क्यों? क्योंकि देर वॉज नो कंसेंसस इन जॉइंट लेंडिंग फोरम। जॉइंट लेंडिंग फोरम क्या होते हैं, कोई भी कॉरपोरेट कंपनी किसी एक बैंक से या किसी एक लेंडर से पैसा नहीं लेती, वो 2-3 या मल्टीपल लेंडर से पैसा लेती है। और अगर लोन रिकवर करना है तो कंपनी के बारे में क्या करना है, ये सभी लेंडर को कंसेंसस से डिसाइड करना होगा, और ये कंसेंसस नहीं था, इसलिए ये RBI की स्टेप फेल होती दिखी। दूसरा है कॉशियसनेस इन डेट रिडक्शन ड्यू टू फियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बैंक क्या कर सकती है, डेट रिडक्शन कर सकती है, डेट के बारे में कुछ रिड्यूस कर सकती है, कुछ इंटरेस्ट कम कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखा कि ये कन्फ्लिक्टिंग स्टेप है, किसी ने किसी को फेवर करने की कोशिश की, एक बैंक ने दूसरे कॉरपोरेट को, तो इससे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो बैंक्स को क्या लगा कि उनको फालतू में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए था अपनी ओर, इसलिए वो डेट रिडक्ट नहीं कर रही थी। तीसरा है इनसफिशेंट कैपिटल। ये NPS की वजह से बैंक का कैपिटल चला गया, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई मिशन इंद्रधनुष, उससे रिकैपिटलाइज किया बैंक्स को, लेकिन इसके लिए 70,000 करोड़ का जो फंड दिया वो इनसफिशेंट था बैंक के पूरे NPS क्लियर करने के लिए। इन 3 कारणों की वजह से RBI के स्टेप्स फेल हो गए। तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पैरा। पैरा का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर रिहेबिलिटेशन एजेंसी। तो ये एजेंसी क्या करेंगी, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, तो ये 3 स्टेप्स में हम बताएंगे। पहला स्टेप है टेक स्पेशल लोन्स फ्रॉम बैंक्स। जो लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है जिनका, वो बैंक से अपने पास ले लो। दूसरा है इधर कन्वर्ट देम टू इक्विटी एंड सेल टू हाइस्ट बिडर। इक्विटी में कन्वर्ट करो, मतलब उस कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दो। जिन बैंक्स ने लोन दिया था कॉरपोरेट को, उस बैंक को कंपनी में कुछ हिस्सा दे दो और इट्स सेल टू द हाईएस्ट बिडर, और उसका बिड लगाओ, बोली लगाओ, और जो ज़्यादा पैसा देगा उसको बेच दो, और जो पैसा आएगा इस ऑक्शन से उससे लोन क्लियर करने की कोशिश करो। या क्या करो, और ग्रांट डेट रिडक्शन, या कंपनी को कुछ रिडक्शन कर दो। कंपनी को कहो अगर आप 100% नहीं पे कर सकते तो 50% करो, 60% करो, और जो भी पैसा आएगा उससे लोन क्लियर करो, मतलब कुछ तो लोन क्लियर होगा। इस तरह हम इस चैप्टर में हमने देखा कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, ये कॉरपोरेट और बैंक का प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और RBI ने कुछ स्टेप्स उठाई थी और वो फेल क्यों हुई, ऐसा पूरा होलिस्टिक व्यू हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।